All right, so very good evening. Today's topic is gravitation. तो जो बच्चे वेट कर रहे हैं ग्रेविटेशन की थोड़ी दिन वेट करें और मैं आज एक ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन करवाऊंगा अलग अलग फॉर्मेट्स में. So today the agenda is to do a question of gravitation. I'm going to come up with the gravitation playlist. I already have, I think, a lot of videos on gravitation playlist. Please go and watch the playlist of gravitation. आपके स्कूल में जो एंड जेई मेंस या जो भी आप एग्जाम तैयार कर रहे हैं, चाहे आप वेस्ट बंगाल जेई का पेपर दे रहे हैं, आप आईआईएसईआर का पेपर दे रहे हैं, या आप तेलंगाना में बैठे हैं, या आप हैदराबाद में बैठे हैं, आप कोई भी स्टेट बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, मेरे चैनल पे आपको फ्री में पूरे सॉल्व्ड क्वेश्चन थ्योरी के साथ और आपको न्यूमेरिकल जो है वो मिल जाएंगे सॉल्व्ड. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा चैनल पे आइए, फ्री में सारे वीडियोस देख लीजिए. आपका जेई मेंस नीट और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम जो है, जो जिसमें साइंस, जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है, वो इसमें कवर्ड है. ये इस बात की मैं ये बड़ा बोल लगेगा कि मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ. मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ कि मेरे ही यूट्यूब चैनल से सारा का सारा इस बार सीबीएसई का पेपर फिर से आएगा. हर क्वेश्चन जो सीबीएसई में आएगा वो मेरे YouTube चैनल से ही आएगा. नाउ इट इज वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट द सीबीएसई पेपर, राइट, बट स्टिल आई एम वेरी वेरी क्लियर कि जितनी विड्थ और डेप्थ मेरे YouTube चैनल पे आपको दिखेगी वो कहीं नहीं नजर आने वाली आपको. तो आप जाके इसे इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए इससे पहले कि आपकी ट्रेन छूट जाए. तो ये चैनल छोड़ना नहीं है, आपने इस चैनल को पूरा करना ही करना है. आपने अब देख लिया है कि जेई भी नया सिलेबस लेके आ रहा है, रिवाइज सिलेबस. लोग समझ रहे हैं कि सिलेबस कटेगा. मेरा अपना मानना है कि जो सिलेबस है पूरा करा जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चों ने जेई एडवांस के अंदर भी जाना है. तो जो पेपर का स्टैंडर्ड होगा वो इजी नहीं होगा. और ऐसी भी उम्मीद और अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो जेई एडवांस का पेपर है, तो आपको मालूम होगा कि अब एपेक्स बॉडी बनी है, वो करेगी. और ये पेपर जो है पूरा का पूरा जो है, ये अब हो सकता है थ्योरी बेस्ड पेपर हो जाए और इसमें आंसर शीट वाला सिस्टम शुरू हो जाए. बट ये सिर्फ अभी प्रिडिक्शन या स्पेकुलेशन है, तो ये अभी पक्का नहीं है. बट इस तरह की विचार चल रहे हैं कि एडवांस के अंदर हम थ्योरी वाले पेपर डालें, क्योंकि एमसीक्यू से जो आदत पड़ रही है बच्चों को कि वो अब कर नहीं पाते लिखा हुआ, राइट. अगर आप कर ही नहीं कर सकते थ्योरी का लंबा क्वेश्चन, तो आप आईआईटी में पढ़ाई कैसे करेंगे, राइट. ये बहुत बड़ा इशू है. इसी को रिजॉल्व करने के लिए कि आपको अभी से ही आदत पड़ जाए, पैटर्न जो है जेई एडवांस का शायद चेंज हो जाए. आइए मैं चलता हूँ अपने मेन टॉपिक के ऊपर. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक ग्रेविटेशन का सैंपल वीडियो है, उस टॉपिक पे बेस्ड है, जो करना बहुत आसान होता है. इसमें खास बात है, हम सीखेंगे. लेकिन मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि पूरा का पूरा 11 स्टैंडर्ड का स्कूल का पेपर, किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी स्कूल का हो, पूरा का पूरा पेपर जो आपका सीबीएसई क्लास 12th का है, वो वाला पेपर. आप मेरी लाइव क्लासेस भी देखते रहिए. लाइव क्लासेस में रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, तो ये लगातार चलता रहेगा प्रोसेस. उसके बाद आपने वीडियोस देखने हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चन देखने हैं, अनसॉल्व्ड सब मिलेगा आपको, पूरा का पूरा सॉल्व्ड. और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पूरा सीबीएसई का पेपर मेरे यूट्यूब चैनल से आएगा, तो कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है. ये दिमाग लगाना है आपको कि कितने क्वेश्चन मैंने देखने हैं, राइट. क्योंकि आप 2200 वीडियोस ऑलरेडी डल चुके हैं, और तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, वो जो समझाया गया, पूरा एक्सप्लेन करा गया. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो टॉपिक आपके वीक है सिर्फ उसी को देख लीजिए, ठीक है. आइए मैं अब आपको ले चलता हूँ ग्रेविटेशन की दुनिया में. इसकी प्लेलिस्ट आने वाली है, एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट नंबर 2 भी बनेगी. आज की डेट में भी प्लेलिस्ट काफी लंबी है, आप उसको यूज कर सकते हैं. अगर आपको कोई स्कूल में एग्जाम है तो बहुत आराम से आप स्कूल के एग्जाम में पूरे नंबर ला सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट से. एनसीईआरटी आपको तब भी पढ़नी पड़ेगी, पढ़ाई से आपकी कोई मुक्ति नहीं है, पढ़ना पड़ेगा. वीडियो जो है आपको काफी कुछ एक्सप्लेन कर देगा, जो एनसीईआरटी ठीक से समझाती नहीं है, वो मैं समझा देता हूं अपने वीडियोस के जरिए. क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी लिखी गई है, अच्छी बुक है, क्रिस्प है, शॉर्ट है, लेकिन बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है. और वही मैंने काम करा है. मेरा काम जो है क्लैरिटी लाना है. एनसीईआरटी और इस तरह की जो इंग्लिश ऑथर्स की बुक है, उसको एक्सप्लेन करना बच्चों को आसान तरीके से. आइए बात करते हैं ग्रेविटेशन के उस क्वेश्चन की जिसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ. और ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है. देखिए, ये स्फीयर नहीं है,
ये बेसिकली एक डिस्क है, आपने रोटेशन मोशन पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो ये डिस्क है, इसको हम फॉर द टाइमिंग स्फीयर मान लेते हैं। और एक स्फीयर और है, राइट। ये दो स्फीयर बिल्कुल साथ साथ पड़े हुए, इनको स्फीयर मान लीजिए। मतलब आपने जो इसकी शेप ली है वो ये वाली ली है, राइट। दीज आर द टू स्फीयर्स, और ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस समय इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो न्यूटन्स के फॉर्मूले से मालूम चलती थी, इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, राइट। ये इन दोनों का मास बराबर है, तो m1 इज इक्वल टू m2। इन दोनों के सेंटर्स में जो डिफरेंस है, ये वाला देखिए, ये जो इन दोनों के सेंटर में जो डिफरेंस है वो ये r है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये इसका सेंटर के थ्रू एक्सेस जा रहा है। सो दिस इज द टेंजेंट, ये r/2 है और ये भी r/2 है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट बेसिकली इज r ओनली, ठीक है। ये r है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो ये r भी हमें मालूम है, r इज इक्वल टू r/2 प्लस r/2 इज इक्वल टू r। ये आपको मालूम चल गया। अभी मैं राइट साइड पे लिखूंगा सारा, यहीं पे आपको ध्यान देना है। हमें निकालनी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखिए मास से सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप क्लास 12th में, तो आपको मालूम है देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। मैग्नेट में भी नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव। यहाँ पे लेकिन सारा का सारा अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है दो मासेस के बीच में। डिस्टेंस जो r है दैट इज ऑलवेज बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडी। तो अगर ये दोनों सेंटर्स यहाँ पे हैं, राइट, तो सेंटर ऑफ मास जो है उन दोनों के बीच में लिया मैंने। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर से जाता है, राइट, ले लिया मैंने। अब मान लीजिए दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों लोहे की बनी हुई है, इनका हमें वॉल्यूम भी मालूम है 4/3 πr³, डेंसिटी भी मालूम है। तो दोनों का जो मास है आई कैन राइट इट एज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, राइट। दोनों का मास बराबर है, तो मैं इसको लिख देता हूं इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय रो इज इक्वल टू m। एक का मास आ गया, मैं इस फोर्स के फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। मास बराबर है, और मास को मैं लिखूंगा अब इस टर्म में, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में लिखूंगा मैं। अब देखिए इससे क्या होता है, जी m1 मेरा देखिए क्या होगा, 4/3 πr³ रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 πr³ रो डिवाइडेड बाय, ये जो स्मॉल आ रहा है ये हमने डिराइव करा है, r/2 और r/2 का बना हुआ है, तो ये बन गया आपका r/2 प्लस r स्क्वायर, राइट। तो आपका क्या बन गया ये, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16/9, मैं काटना शुरू कर देता हूं, मैं लिख देता हूं g 16/9 r6 रो स्क्वायर और पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, राइट, r4। तो आपका ये एक्सप्रेशन बचा विच इज द फोर्स बिटवीन द टू स्फीयर्स। क्लियर है अभी तक, राइट। क्वेश्चन क्या है, ये तो मैंने अभी बताया नहीं। क्वेश्चन ये है कि अगर इन दोनों स्फीयर का मैं रेडियस 3 गुना कर दूं, बड़ा कर दूं इनको, तो छोटे रेडियस की जगह मैं बड़ा रेडियस ले लूं। अब मैंने इनको बड़ा कर दिया, राइट, ये इनको मैंने बड़ा कर दिया 3 गुना से। अब इनके बीच में फोर्स क्या होगी, और हमें निकालनी है वो फोर्स इसकी टर्म्स में। हाउ मेनी टाइम्स, कितने गुना एफ के, हाउ मेनी टाइम्स एफ द फोर्स इज, राइट। लेट्स टॉक अबाउट इट। अब इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है अट्रैक्शन का। इसके अंदर सिर्फ मुझे एक बात का ख्याल रखना है कि अब जो मेरा मास है, राइट, क्योंकि मेरा बड़ा गोला हो गया है और ये सॉलिड स्फीयर है, हॉलो नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, तो मेरा जो नया मास आ गया इसका, दोनों आइडेंटिकल है, बोथ आर आइडेंटिकल। सो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 4/3 π3r³, राइट। क्योंकि अब देखिए रेडियस अगर 3 गुना हो जाता तो 3r आपको लिखना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी गिव्स यू द, डेंसिटी डज नॉट चेंज, मटेरियल सेम यूज करा है, ठीक है। अब आ गया आपका ये मास। अब दोनों एक्सप्रेशन आइडेंटिकल है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द न्यू फोर्स। मैं दोबारा इसको लगाता हूं,
एक बात का ध्यान रखिए कि इस समय इनका जो रेडियस सेंटर ऑफ एक्सिस से जाता है जब ये, तो ये डिस्टेंस जो है ये टोटल 3r है, ये भी 3r है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस हो गए 3r/2 और 3r/2, राइट। 3r/2 और 3r/2, टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना हो गया? 3r। 3r हो गया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो हमने जो ये r लेना है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लार्ज स्फीयर्स, ये दोनों बड़े स्फीयर हैं, इनके बीच में डिस्टेंस अब हम r की जगह 3r ले लेंगे। तो मैं अब नई फोर्स निकालता हूं, जब मेरा रेडियस इज 3r और इंसिडेंटली डिस्टेंस बिटवीन देम आल्सो इज कमिंग आउट टू बी 3r। तो मेरा आ गया इज इक्वल टू g 4/3 पाई 3r³ मल्टीप्लाई बाय रो, राइट। इसको मैं हटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। और ये 2 बार लिखना है मुझे, तो इसका मैं स्क्वायर ही कर देता हूँ, राइट। m1 m2 दोनों मास बराबर हैं, तो m1 स्क्वायर लिख दिया मैंने, स्क्वायर लिख दिया मैंने। एक एक स्टेप समझा रहा हूं मैं आपको। होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब 3r² का यूज कर रहा हूं मैं। इसको मैं खोल लेता हूं। जैसे मैंने इसको सॉल्व कर लिया था, ये भी m² ही था, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरा एक्सप्रेशन ये आया था। इसको खोल लेता हूं मैं। g 16/9 पाई स्क्वायर, ये मेरा πr³, ये मेरा हो जाएगा 27r³, राइट। ये मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, देखिए ये मैंने स्क्वायर करा हुआ है। सो दिस इज 3r³, 27r³। इसको भी मैंने खोल लिया, स्क्वायर कर दिया। 4/3 का, 3r³ का भी, इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं। 27r³ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3r²। एक एक्सप्रेशन मेरा ये आया, एक एक्सप्रेशन मेरा ये आया। मुझे पता लगाना है कि f3r कितना है। आइए इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज fr। जब रेडियस r था तो डिस्टेंस भी r था। जब रेडियस 3r हो गया तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस भी 3r हो गया। अब इनको डिवाइड करते हैं। तो f3r डिवाइडेड बाय fr इज इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूं, देखिए g 16/9 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 27 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r6 मल्टीप्लाई बाय रो स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3r² है। देखिए मैंने यहाँ पे भी r² r4 कर दिया था, इसको भी मैं r4 कर रहा हूँ। इसको आप r4 डाल दीजिए, राइट। और ये नीचे लिख दीजिए 3, और इसके नीचे आप क्या लिखेंगे? इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को डाल दीजिए, g 16/9 पाई स्क्वायर, देखिए यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय रो स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r4 और डिवाइडेड बाय, क्या करना है मेरे को ये दोबारा से, यहाँ पे r² मैंने काट दिया था, कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है। 16/9 भी कट गया, जी भी कट गया, पाई स्क्वायर कट गया, आपका रो स्क्वायर भी कट गया, r4 भी कट गया। आपका क्या बचा? 27 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 9 into 3 whole square divided by 3 is equal to 81 multiplied by 9 divided by 3, 3s are is equal to 243। इसका मतलब जो नई फोर्स है, अगर आप 3 गुना कर देंगे साइज को, the force becomes 243 टाइम्स। कितना जबरदस्त अंतर आ गया, आप देखिए इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। सॉलिड बॉडी थी, सॉलिड बॉडी के अंदर उसके सेंटर ऑफ एक्सिस, जो सेंटर है वहां से डिस्टेंस नापना है आपको। जो आज जनरली जो आपको क्वेश्चन दिए होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि पॉइंट मास होता है आपके पास। सपोजिंगली ये दोनों मासेस आपके पॉइंट मास हो जाते हैं, राइट। चलिए मैं इनको यहीं पे रहने देता हूँ। ये मेरे 2 स्फीयर है, ये मेरे 2 पॉइंट मास है, राइट। ये मेरे 2 पॉइंट मास है। अगर ये दोनों पॉइंट मास है तो डिस्टेंस क्या लूंगा मैं? ये। लेकिन अगर ये सॉलिड है, राइट, तो मेरे को इनका सेंटर से नापना पड़ेगा। वैसे तो मैंने इन्हीं, ये भी पॉइंट मास है नहीं, मैंने अज्यूम करा है पॉइंट मास है। पॉइंट मास में यूर अज्यूमिंग इसका सेंटर ऑफ मास है उसके सेंटर ऑफ मास में। लेकिन पॉइंट मास में मतलब वाकई में, फॉर एग्जांपल आई जस्ट ड्रॉ 2 डॉट्स, राइट। सो द डिस्टेंस
जो डिस्टेंस आपको फॉर्मूले में यूज करना है आर, वो डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज करना है। पॉइंट मास है तो बहुत आसान है, लेकिन अगर सॉलिड बॉडीज हैं उनका आपको सोच के करना पड़ेगा कि कैसे उनके बीच में आपको डिस्टेंस लेना है। सेंटर ऑफ मास से एक बॉडी के दूसरे सेंटर ऑफ मास से आपको लेना होता है। तो उम्मीद करता हूं ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब देखिए, जो जेई का एग्जाम है और नीट का एग्जाम है, वो कोई लड्डू तो है नहीं आपके लिए कि आप आएंगे और ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे। नीट के लिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर मैं बॉल को 3 गुना रेडियस कर देता हूं, नीट के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेई मेंस में क्या करा जाएगा, इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल शेप दे दी जाएगी, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करा जाएगा। जब इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम होता है, खासकर अगर आप बात करें जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, या आप बात करें वेस्ट बंगाल में जेई, या आप बात करें IISER या फोरेंसिक का जो आपका यूनिवर्सिटी है वहां पे जो आपका पेपर है, इसी तरह से जो पेपर्स हैं तेलंगाना हैदराबाद में जो पेपर होते हैं इंजीनियरिंग के, जहाँ करीब 200 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो लेवल में भी डिफरेंट बट अप्रोच सबकी यही है कि क्वेश्चन को लंबा करो, क्वेश्चन को मुश्किल बनाओ, क्वेश्चन को थोड़ा मैथमेटिकल बनाओ। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसको इंजीनियरिंग लेवल पे लेके जाना है, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे नीट से। नीट में अगर आप ये करने लगेंगे तो आपको बहुत क्विक थिंकिंग चाहिए कि कैसे क्विकली इसको सॉल्व करना है, राइट? क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ मैंने ढूंढ लिया था कि इट इज प्रोपोर्शनल टू R4, रेडियस 4 के बराबर है, राइट? अगर मैं रेडियस 4 के बराबर लेता हूं, तो अगर मेरा रेडियस ही 3 गुना हो गया और माई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कमिंग टू बी प्रोपोर्शनल टू R4, इफ माई तो स्कूल में तो आप ऐसे करेंगे, नीट में कैसे करेंगे? नीट में आप करेंगे कि फोर्स इज नाउ प्रोपोर्शनल टू 3R4, राइट? ऐसे भी सोच सकते हैं आप इसके बारे में कि लेट्स थिंक लाइक दिस, राइट? ये R4 के ऊपर डिपेंडेंट है, ये R³ और R³ ये दोनों ऐड हो गए थे, R6 बन गए थे, तो ये हो गया आपका R4, मतलब 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, ये आपका हो गया 9 × 9, 81 आ रहा है इससे। एक बार इसे कंपेयर कर लेते हैं कि हमने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी यहाँ पे। F3R में 9, 3 स्क्वायर, सॉरी दिस शुड बी 9, राइट? सो दिस इज 9, इसको कनेक्ट कर लिया मैंने, और ये मेरा 9 से दिस इज एक्चुअली 9 स्क्वायर, and therefore this also becomes 9 square, and therefore this also becomes 9 square and divided by 3। और ये मैं इसको हटा देता हूँ, जो एक्स्ट्रा मेरा 3 आ रहा था यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, राइट? तो ये दिस इज माई 9R4, 9 टाइम्स मेरी फोर्स हो जानी चाहिए, राइट? यही मेरा आंसर आ रहा है कि इट शुड बिकम 9 स्क्वायर टाइम्स, राइट? 9 स्क्वायर R4 इज द वे यू हैव टू सॉल्व दिस। इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ और दोबारा से इसको सॉल्व कर देता हूँ। ऑलराइट, तो इस ब्रैकेट को खोलते हैं। देखिए, इस ब्रैकेट को खोलने पे क्या होगा, आपका जो ये 3R³ है दैट इज गोइंग टू बी 27, और इधर भी आप देखिए, आपने एक बार 4/3 πR³ इंटू 4/R, इसको आपने करा 3R³, मतलब 3³ मल्टीप्लाई बाय R³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। अच्छा, आपका डिनोमिनेटर में भी 3R आता है, इसलिए एडजस्टमेंट हो जाती है, डिवाइडेड बाय R²। तो आप इसको काट देंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद 3 टाइम्स ऑल द वैल्यूज, राइट? 3 गुना आपका आ जाएगा बेसिकली। तो आपको नीट में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। एक बार हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि नीट में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे।
ओके देखिए, ये आपका एक्सप्रेशन तब आता है जब आपने अब 3R ले लिया, मैंने आपको समझा दिया था हाउ टू टेक द डिस्टेंस एंड ऑल दैट। अब मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कैलकुलेशन में हमें देखना है इधर से हमें क्या लर्निंग आई है। इधर से हमें लर्निंग ये आई थी कि द फोर्स इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू G16/9 R4 रो स्क्वायर पाई स्क्वायर, राइट। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इट इज प्रोपोर्शनल टू R4। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू R⁴। अगर मैं सॉल्व भी करता हूं इसको तो देखिए मेरा क्या आंसर आता है। देखिए मेरा ये 3³ जो है, नीचे 3R² है, ये मेरा बन गया 3 इंटू R6 डिवाइडेड बाय R² मल्टीप्लाई बाय G मल्टीप्लाई बाय 16/9 मल्टीप्लाई बाय रो स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन। देखिए यहां पे भी मैं वैल्यू is R4, तो इट इज अगेन प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज टू पावर 4। तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से भी निकाला जा सकता है कि फोर्स इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू R4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में आपके पास टाइम बहुत कम होगा। if force is proportional to R4 you already have this in mind। इधर भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो R4 ही आता है। देखिए स्कूल में तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना होता है, राइट। तो आपने सॉल्व कर दिया तो आपकी 3R और FR आपका कितना आ रहा है। देखिए FR आपका आ रहा है, अगर उसको मैं लूं तो ये मेरा एक्सप्रेशन जो राइट साइड पे लिखा है, इट इज G16/9 इंटू रो स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर एंड R⁴। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं सो F3R अपॉन FR, राइट। इसके अंदर देखिए क्या क्या कट जाएगा, G कट जाएगा, मेरा 16/9 कट जाएगा, मेरा रो स्क्वायर कट जाएगा, मेरा पाई स्क्वायर कट जाएगा, मेरा R4 भी कट जाएगा। एंड व्हाट विल बी आई लेफ्ट विद, आई विल बी लेफ्ट ओनली विद 3। आप ध्यान से देखिए, आई एम ओनली लेफ्ट विद 3। सो माई वैल्यू ऑफ माई फोर्स एक्चुअली हैज बिकम 3 टाइम्स द वैल्यू एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन। अगर ये वाली सिचुएशन आप लेते हैं तो यहाँ पे आर रेडियस में आपका आ रहा था एफ फोर्स। अगर आपने रेडियस को 3 गुना कर दिया क्योंकि यू आर प्रोपोर्शनल टू R⁴, देखिए R⁴ के बराबर आते हैं, राइट। तो उसके अंदर आपका देखिए जो एक्सप्रेशन आ रहा है यहाँ पे, ये आपका 3³ जो आ रहा है इसका स्क्वायर भी आपको करना है, राइट। सो इसका स्क्वायर भी है क्योंकि यहाँ पे, राइट, दिस इज अ स्क्वायर। सो 3³ का स्क्वायर 36 बन जाएगा और ये 3⁴ बन जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, क्योंकि आपका रेडियस 3R इंटू 3R इंटू 3R इंटू 3R हो जाएगा, राइट। This is the way you need to solve this question. I hope this is making sense to you and you're able to understand what we are trying to do. Let me just redo it for you so that you can solve the problem. Okay? Alright. तो देखिए ये हमने सॉल्व करा। इससे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू R⁴। रेडियस डालते हुए, डेंसिटी यूज करते हुए, इससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू R⁴। तो फोर्स रेडियस की टर्म्स में, क्योंकि डेंसिटी भी इन्वॉल्व हो गई है, इज 4 टाइम्स। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। यहां पे डिस्टेंस इज 3R नाउ, द वे इट वाज हियर। यहाँ पे R/2 था, ये 3R/2 है बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस। तो 3R/2 प्लस 3R/2 3R बन गया। हमें मालूम है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू R4। तो इसको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं, स्कूल के पेपर में आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि जो मेरी फोर्स एट 3R होगी, दैट विल नाउ बी गिवन बाय हाउ, 3R⁴, राइट। मेरा नया रेडियस क्या है, मेरा नया रेडियस R4 है, तो मेरे को ये यूज करना है। आई हैव टू यूज माय न्यू रेडियस, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू 3⁴ इंटू R4 इज प्रोपोर्शनल टू 81 इंटू R⁴। तो मेरी फोर्स, जब मैं बड़ा 3R रेडियस का अगर मैं यूज करता हूं, माई फोर्स विल बिकम 81 टाइम्स द प्रीवियस फोर्स। शॉर्टकट में मैंने आपको समझाया। बहुत सारे बच्चे ये कंक्लूजन अगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में रह जाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक
है इस वीडियो के अंदर। एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी मैंने। फोर्स अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पे सॉलिड बॉडी का रेडियस बदलता है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं हम, अगर ये जेई का क्वेश्चन होता, सो वी कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट बाय सेइंग कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है मान लीजिए, राइट। अब क्या हम बता सकते हैं कि बीच में जो एरिया है इनके सर्कल्स के, राइट, ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, राइट। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, राइट, इट इज क्रिएटिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनका रेडियस सबका 2r है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी 2r का हो गया। दिस इज 2r, दिस इज 2r एंड दिस इज 2r, राइट। तो इनके बीच में जो स्पेस है, राइट, द स्पेस इनक्लोज्ड बाय दीज सर्कल्स, वहां पे अगर हम कोई मास रख दे, राइट, सो द स्पेस विच इज इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, तो आपका ये सिचुएशन है। I keep a point mass here. What will be the resultant force experienced by this point mass? मान लीजिए इसका मास भी इनके बराबर ही है, राइट। तो दिस इज मास m, दिस इज मास m एंड दिस इज मास m। और ये आपको मैंने बता दिया, इट इज मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यू हैव टू टेल मी द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस। इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको शॉर्टकट बताना है। वेक्टर मेथड से आप सॉल्व करिए, फिर दिमाग लगाइए कि क्या शॉर्टकट हो सकता था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फ्यूचर में मैं ऐसा आंसर आपको करके दिखाऊंगा, आप इसके बारे में सोचिए। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करिए कि हमने करा क्या। हमने एक डिपेंडेंसी निकाली कि किस तरह से फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर आप पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने लग जाएंगे, जो आपने देखा होगा मैं कर रहा था, दैट वुड मेक अवर लाइफ वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको करने में। तो एक शॉर्टकट था, इसका अनुसरण करें, इसको फॉलो करें। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Majority of the board questions, school examination questions, JEE questions, NEET questions are from my channel. Please do subscribe to it. Don't forget, if you're preparing for entrance examination and you want a bright future. Thank you very much.